धीरेन जी, अब आपके पास जल्दी से आते हुए, क्योंकि अब शोएब जमई भी हमारे साथ ओवैसी जी की पार्टी से जुड़ गए। 25 से 28 इतनी सीटों पर लड़िएगा तो आपको लग रहा है कि फायदा हो? क्योंकि पिछली बार तो आपने जेडीयू को खूब नुकसान पहुंचाया था। इस बार केमिस्ट्री बैठ जाएगी? नीतीश कुमार के सीएम बनाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं ना आप लोग? अंजना जी, पूरे बिहार में हर एक प्रमंडल में मेरे नेता चिराग पासवान जी पार्टी की सभाएं कर रहे हैं, और लोग युवा जिनको आप जेन जी कह रहे हैं, वो आज चिराग पासवान जी में अपना भविष्य देख रहे हैं। चिराग और जी वो कहां लोग से लड़ेंगे? चिराग जी कहां से लड़ेंगे यह विषय उन्हीं को तय करना है, लेकिन बिहार की पूरी कमेटी ने हाँ। उनको अधिकृत कर दिया है कि आप किसी भी सामान्य सीट से लड़ सकते हैं वो। और ये चूंकि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के खुद ही अध्यक्ष हैं, तो तो वो केंद्रीय खुद तय कर मंत्री हैं, देंगे। बिहार में मंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे? बिहार सीएम फर्स्ट, बनने के लिए? बिहारी फर्स्ट को लागू करने के लिए बिहार विधानसभा में उनको होना पड़ेगा ना अंजना जी। यही पार्टी मेरी चाहती है कि जो जो आप वायदे किए हैं उसका आप तो नेतृत्व करिए। रूप क्या होगा ये उनको तय करना है कि आप किस रूप में नेतृत्व करेंगे, लेकिन बिहार के युवा चाहते हैं कि वो नेतृत्व करें। आज 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 मेरी पार्टी की यही स्थिति है कि आप देखिए कि किसी भी प्रमंडल में, 9 प्रमंडलों में मेरी पार्टी की सभाएं हुई हैं, और उन सभाओं में जितने लोग आए हैं, एक एक सभाओं में 50-50 हजार लोग, 1-1 लाख लोग जुट रहे हैं। ये एनडीए की मजबूती दर्शाता है। और मेरे नेता के सीटों की जहां तक बात है, हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, और मेरे नेता में कौन से ऐसी कमी है? अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसे प्रवक्ता राष्ट्रीय नहीं बात करूं अंजना जी, अगर प्रधानमंत्री जी मुझे मिलने का मौका देते तो मैं तो उनसे जाकर निवेदन कर दूं कि मेरे नेता चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्योंकि आपने कभी भी 20-22 सीटों वाले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आपने अरे मुख्यमंत्री तो बनाया पहले था। आप लोग इसी पर ना घेरते थे कि भाई एक अनार 100 बीमार उधर आ जाते हैं, लोकसभा चुनाव हो तो विधानसभा चुनाव हो तो। अब वही हाल आप लोग कर दीजिएगा एनडीए में, धीरेन बाबू। अंजना जी, कहीं हाल नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे। नीतीश कुमार जी के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं ठीक कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। उनके अब लिए शोएब सभी जमई जी को दिखाइए, लौट रहे हैं शोएब जमई जी को दिखाइए। हमेशा आप सब मिलकर आरोप लगाते हैं कि ऑपरेशन लोटस होता है, आप पर ऑपरेशन लालटेन हो गया था, हैं शोएब जमई जी? सीमांचल में चुन चुन के आपने मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा और उनमें से 4 विधायक निकल लिए, एक बचा आपके पास। और इधर आप गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको शामिल कर लीजिए इंडिया गठबंधन में, लेकिन पॉलिटिकली आपको अनटचेबल मानता है विपक्ष। कैसे लड़िएगा चुनाव? और इस बार कितने कितने खोजे हैं आपने? कितने सीटों पर लड़ेंगे मुस्लिम बहुल सीटें? नहीं नहीं, देखिए, ये तो खुशफहमी है लोगों को कि एमआईएम को किसी बैसाखी की जरूरत है। एमआईएम अपने दम पर सीमांचल के अंदर अपनी साख बनाई है, और एमआईएम अपने दम पर 5 सीटें भी जिताकर आई थी, और उस समय किसी की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय परिदृश्य में एक नैरेटिव बनाई जाती है एमआईएम के खिलाफ, तो ये बात स्पष्ट कर देना जरूरी था कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं बिहार की वाकई में तरक्की हो, ठीक बिहार में सांप्रदायिक शक्तियां ठीक है रुके। शोएब जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक काउंटर क्वेश्चन है बस। आप कहते हैं आपके खिलाफ नैरेटिव बनाया जाता है, आप बताइए पूरे बिहार में आपको सीमांचल ही क्यों दिखता है? आपको मगध बाकी इलाके क्यों नहीं दिखते हैं? इसका पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। देखिए, हर पार्टी की शुरुआत होती है, हर पार्टी की स्ट्रैटेजी है। हमारी पार्टी की स्ट्रैटेजी है, हम जहां मजबूत हैं हम सबसे ज्यादा मेहनत वहां करेंगे। पूरे बिहार पे हमारी नजर है, यकीनन पूरे बिहार के अंदर, यहाँ से जहां जहां हमें लगेगा हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी नहीं, हम जिम्मेदार पार्टी होते तो दूसरी पार्टियों की तरह जो है मनमाने ढंग से चुनाव लड़ रहे होते। लेकिन क्योंकि हम जिम्मेदार पार्टी हैं तो जिम्मेदारी भी निभाते हैं, और हम नहीं चाहते कि वोटों का बिखराव हो, लेकिन जहां हम मजबूत है वहां आप हमें रोक भी नहीं सकते। अब सवाल होता है भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बात आ रही है, मैं तो ये देख रहा हूं कि चिराग लेकर ढूंढने से जो है एनडीए को कोई बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जो मोदी जी का जो हुआ था, एनडीए की जो वेव थी, वो चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। हाँ, तीर लेकर निशाना जरूर हड़पने के लिए लगे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए। आप देखिएगा, मेरा एक अरे आप प्रेडिक्शन है, अपना आज की देखिए ना, तारीख को अब याद आपने कर लीजिए। सीमांचल में कहा कि हम जहां पर हमारी स्ट्रैटेजी है, जहां पर हम मजबूत हैं। अरे मजबूत क्यों है? वो ग्राफिक्स दिखा दीजिए। इस वजह से आप अपनी मजबूती वहां पर देखते हैं। सच्चाई तो यह है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले इस देश में कहां पर किसकी कितनी आबादी है उस हिसाब से चुनाव लड़ते हैं।
ऐसे आप लोग लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, सबकी बातों का जवाब दीजिए। और देखिए, आप बैठे बैठे धीरेन जी अभी दावेदारी ठोक रहे हैं चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाने की, तो आपके यहाँ अभी तो वही हाल है। नहीं तो क्यों कोई पासवान समाज से, कोई दलित समाज से अपने लिए आकांक्षा रखे कि भाई मुझे बनना है प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो ये गलत है क्या? आकांक्षा रखने का हक केवल नेपो किड्स को ही है क्या? यादव परिवार के एक चिराग को ही है क्या? हम तो देश के हर जन जन में चिराग देखते हैं। ये तो केवल अपने परिवार में, यहाँ तक कि पप्पू यादव जी के साथ फिर से क्या कर दिया भाई, इनको तो यादव समाज से नेपो भी नेपो दूसरा आप कोई कर नहीं रहे थे, भाता। चिराग जी क्या है? मैं बताता हूँ, दोनों में अंतर भी बताता हूँ। पहले सारे सवालों का जवाब दे दूँ, फिर उस पर आता हूँ, वरना ये सवाल जुड़ते जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए, अभी चिराग की बात हुई, की बात हुई, तीर कमान की बात हुई। अरे जिसकी डोर काट कर लालटेन और हाथ ने 4 कटी पतंग के ले लिए, अब फिर से वहां पर ही पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हो और लेटर पे लेटर लिख के जा रहे हो। और देखिए क्या स्थिति है भाई, हैदराबाद में तो हाथ पतंग को उड़ाता है भाई, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हेल्प कर दो, और वही हाथ जो है बिहार में पतंग को खींच लेता है और काट देता है बीच से डोर को। ये कैसी पतंग है भाई? ये पतंग होने में आपको शर्म आती कि नहीं है? पहली बार मैं देख रहा हूं कटी हुई पतंग है आप। एनीवे, दूसरी बात पे आते हैं। देखिए, अब बचत उत्सव चल रहा था, परंतु बैडवर्ड उत्सव और झूठ उत्सव कैसे चल रहा है ये देखिए। अभी आलोक जी ने बोला कि खड़गे जी ने, राहुल जी ने सारी बातें सच्चाई से रख दी। अरे खड़गे जी ने बोला जीएसटी में पेट्रोल डीजल है जिसमें 23 लाख करोड़ जा रहे हैं देश के। जीएसटी में पेट्रोल डीजल कहां पे है? अब जब अध्यक्ष ही ऐसी बातें करेंगे तो बाकी की बातों को कितनी गंभीरता से ले। एनीवे, राहुल जी पे आते हैं। राहुल जी के जो सबसे चहीते प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, देखो वोट बैंक देख के कैसे बात करते हैं। उन्होंने बोला अब हम लोग जो है बहुत सारे बॉम्ब फोड़ दिया, अभी हाइड्रोजन, प्लूटोनियम, एटम सब बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। अरे ये तो बताना कि वो महाराष्ट्र वाले बॉम्ब को किसने डिफ्यूज किया सुप्रीम कोर्ट में, और वो पहला पावर पॉइंट वाला जो बॉम्ब आपने फोड़ा था महादेवपुरा का, वो कैसे डिफ्यूज हो गया? वो भी डिफ्यूज हो गया, उसके ऊपर भी मद्रास हाईकोर्ट ने फाइन लगा दिया। और तीसरा बॉम्ब जो आलंद का लेकर आए थे, सुबह बॉम्ब लगाते वक्त राहुल जी ने बोला 6000 वोट डिलीट हो गया। शाम आते आते 6 बजे का शो हल्ला बोल शुरू होने वाला था, राहुल जी का ट्वीट आ गया कि नहीं कोई वोट डिलीट नहीं हुआ। और उसमें भी अंजना जी आप तो फैक्ट जानती है, एफआईआर करवाया किसकी सरकार में? बीजेपी की। एफआईआर करवाया किसने? इलेक्शन कमीशन ने। सीओ कर्नाटका ने सारे तथ्य रख दिए कि सारी प्रोवाइडेड कर दी थी, आईपी एड्रेस से लेकर लॉगिन पासवर्ड। उसके बाद सुई पटक सन्नाटा, वो एक फ्रेज है बहुत फेवरेट इनका, सुई पटक सन्नाटा। अब नेक्स्ट वाले पे जाना, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी वोट चोरी हुआ। अंजना जी एक बार तो आलोक जी से पूछे ना कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन सा वोट चोरी हुआ, कि क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते तो ये आरोप लगाना है भाई, क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते। अच्छा, दूसरी बात, पिछड़े समाज के अधिकारों की बात की गई, बाकी सब छोड़ देते हैं। यहां पर जो आरजेडी की महिला प्रवक्ता है, बाकी तो छोड़ दो मैडम, सिर्फ इतना बता दो कि जम्मू कश्मीर में तो वाल्मीकि समाज को आपकी कांग्रेस ने वोटिंग का अधिकार देकर नहीं रखा था। 370 को कब्र में गाड़ा, 370 को कब्र में गाड़ा, तब जाके उनको अधिकार मिला, तो आप उसका विरोध करने लगी। आंबेडकर जी के तस्वीर को पैरों तले रखने वाली, जो एएमयू में एससी एसटी ओबीसी समाज का अधिकार, वोटिंग का, एससी एसटी का रिजर्वेशन काटने वाले, जिन लोगों ने 1980 टू 90 मंडल का विरोध किया, जिस नेहरू जी ने लिखा कि 1960s में कि रिजर्वेशन खराब होता है, नहीं देना चाहिए, सेकंड क्लास बन जाते हैं, जिन्होंने कास्ट सेंसस को रोका सबसे पहले 1950s में, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। आप बताइए कितने ओबीसी प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बता दिया? एक बताइए। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस से सीधा सवाल है आलोक जी, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं प्रियंका जी आ रही हूं। ठीक है आलोक जी। देखिए, मैं समझता हूं ये सवाल पूछकर लोगों को भ्रमित करना, लोगों को उलझाए रखना। अब मैं पूछूं आरएसएस ने आज तक कितने दलितों को अपना आरएसएस का अध्यक्ष बना लिया, प्रेसिडेंट बना लिया, चेयरमैन बना लिया? ये सब बेकार की चीजें हैं। असली चीज ये है कि जो बीजेपी की बात कीजिए ना आलोक जी, आलोक जी नहीं, आलोक जी संघ तो अलग है, संगठन है, यहाँ पे बात कीजिए ना। बीजेपी और कांग्रेस की होगी ना, शासन की बात है ना, शासन में भागीदारी की बात। मुझे लगता है कि पूरी बीजेपी कहती है कि हमारे लिए आरएसएस ही सब कुछ है, हम आरएसएस की उपज हैं। कोई आरएसएस को माता बताता है, कोई पिता बताता है, कोई दादा बताता है, कोई दादी बताता है, और आरएसएस की बात ना की जाए। जो बीजेपी का एग्जांपल नहीं है आपके पास, तक नहीं कर पाया हो, उसके प्रोडक्ट अगर, मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के अंदर भी तमाम ऐसे लोग रहे हैं। बीजेपी में क्या दलित बना दिया इन्होंने? हाँ, प्रधानमंत्री आज तक क्या बना देंगे?
बंगारू आप लक्ष्मण अगला बना देंगे, आप कहिए आज अरे कहकर भाई जाइए। बंगारू लक्ष्मण अरे भाई वो इंस्टेंट फैक्ट अध्यक्ष चेक हो बने हैं गया। केवल, प्रधानमंत्री बने हैं क्या फैक्ट वो? चेक हो गया, बंगारू हाँ, लक्ष्मण बने थे। हाँ, वो अब जो 1 बताओ लाख ओबीसी रुपए रिश्वत प्रधानमंत्री लेते हुए कितने बनाए पकड़े गए तुमने? थे, जो ओबीसी अरे भाई, जो प्रधानमंत्री रिश्वत कितने लेते हुए बनाए पकड़े बताओ? गए थे, जवाब सुनिए मैं शहजाद जी। आपके बीच में नहीं बोला, शहजाद मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर बोलिए, आपको बोलिए, दिक्कत होगी। मैं केवल ये आलोक कहना जी, चाहता नहीं, नहीं, हूं क्या कि आप दिक्कत मुझे होगी? केवल ये बता धमकी वाली दीजिए राजनीति नहीं कि हो वही सकती। बंगारू लक्ष्मण है ना जो रिश्वत लेते पकड़े गए थे, वो जो कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए थे, वही बंगारू लक्ष्मण थे ना। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता। देखिए, ये मुद्दों को डाइवर्ट करने का तरीका है। एफआईआर बीजेपी ने कराई, अरे भाई इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कराई। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 18 चिट्ठियां लिखी, किसको? सीआईडी ने भी लिखी, किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन जवाब नहीं दिया क्योंकि फंसते हुए नजर आ रहे थे। आप बार बार सफाई इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर देते रहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन फंस चुका है पूरी तरह से। राहुल गांधी जो 10 विषय सेकंड उठाते हैं, इलेक्शन कमीशन उस पर ही कानून ले आता है। आप बताइए, 10 चंडीगढ़ मॉडल क्या था भाई? चंडीगढ़ मॉडल तो पूरे देश ने देखा। दुर्भाग्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रूव होने के बाद भी बीजेपी ये नहीं मानने को तैयार है कि वोट 10 चोरी सेकंड। करते हैं आप। कहीं वोट जोड़ देते हैं, कहीं वोट काट देते हैं, कहीं एसआईआर चला देते हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ इलेक्शन कमीशन को लगाई है, वो पूरे देश ने देखा है। लेकिन आज का जो विषय है कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि बिहार के लिए हमने ये किया, बिहार के लिए अगर किसी ने किया तो गरहरा का प्लांट हो, चाहे बरौनी का प्लांट हो, चाहे सिंदरी का प्लांट हो। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार आया है। एक सेकंड, मैं आपको टोक रही हूं। राहुल पकड़ाया गया, कागज पढ़ते हैं, ये कह रही है बीजेपी। बम फोड़ने वाले जल्द खुद फूट जाएंगे, ये कह रही है बीजेपी। इस पर भी एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। राहुल गांधी को विषयों की समझ नहीं है, ये बीजेपी कह रही है। सुना देते हैं पहले क्या कहा है। सब देखिए, फूटेगा ही तो। नवंबर के एंड में ही प्लूटोनियम बम फट जाएगा जब हार जाएगी कांग्रेस पार्टी, तो सभी बम एक ही साथ फटेंगे, चिंता मत करिए। सब हाइड्रोजन, एटम और प्लूटोनियम बम फटेगा, कांग्रेस पूरी तरह ध्वस्त होगी। अपने ही बम, जो बम बनाता है उसी बम से उसी का नाश होता है। जो गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में गिर के समाप्त होता है। तो राहुल गांधी जी बम बनाए, देखिए डेमोक्रेसी का बम बम होगा और बम बनाने वालों का गम गम होगा। तो जो संबित पात्रा जी ने कहा है उसी का सीधे से जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी का बम बम होगा। देखिए, हम भी तो यही कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का बम बम होगा। हमारी भाषा बोल रहे हैं आज वो बीजेपी के प्रवक्ता। हम भी कह रहे हैं कि वोट चोर जेल जाएंगे। जिन जिन लोगों ने वोट चोरी में अपना महत्वपूर्ण स्थान अदा किया है वो जाएंगे। जिन लोगों ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन को पंगु और पिट्ठू बनाया है वो सब जेल जाएंगे। जिन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को खोखला किया है वो भी सब जेल जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी जी को समझ नहीं है, ये कहने वाले लोग अपनी समझ को जरा देख लें। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी हो और चाहे इलेक्शन कमीशन हो, राहुल गांधी ने हर समय पर हर चीज को पहले से पहले चेताया था। अच्छा ठीक कि है, आलोक जिस जी एक तरह सवाल से है आपसे, कोई जिससे भी पहले गुस्सा आ कि मैं रही है। प्रियंका अंजना। भारती जी के पास जाऊं। आलोक जी एक सवाल है, 4 विधायक ये जो शोएब जमई जी के ओवैसी की पार्टी के आरजेडी में गए थे, वो किस दम पर गए थे? उनको अचानक लगा कि ओवैसी साहब खराब है और तेजस्वी जी बड़े अच्छे हैं, वहां पर क्या चला था? देखिए, मुझे लगता है कि वो विधायकों ने खुद बैठकर अपनी क्लैरिफिकेशन दी थी कि क्या चला था। वैसे तो इनके और वाले एमआईएम मुद्दे थे। उनको समझ आ गया था कि केवल और केवल बीजेपी की मदद करने के लिए बिहार में आई थी। उन विधायकों को भी समझ आ गया। प्रियंका भारती, तो कहावत है, जब भारती। आंख खुली ठीक उनकी है। तो उनको समझ आया और वो चल दिए उधर। हाँ, उनकी आंख खुली तो वो चल दिए उधर। अब बाकी जो इधर बीजेपी में जाती है उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, या पता नहीं क्या होता है जो आप ईडी और तमाम चीजें कहते हैं। प्रियंका भारती जी, आप लोगों ने ही ऑपरेशन लालटेन किया था, शोएब जमई जी की पार्टी को ही उजाड़ दिया पूरा। 5 उन्होंने पतंग उड़ाए थे हवा में, 1 पतंग उनके हाथ में बचा है। आप लोग क्या करते हैं? क्या मतलब चेहरा पसंद आ जाता है इसलिए लोग आ जाते हैं आपके पास? बीजेपी के पास जाते हैं तो लालच से जाते हैं या डर से जाते हैं? और प्रियंका भारती जी आपकी पार्टी में काहे आ गए? अंजना जी, हमारे पास हजारों करोड़। इसी के साथ एक सवाल जोड़ रही हूँ। वैसी साहब सीधा कह रहे हैं कि आरजेडी को सबसे बड़ा नुकसान होगा। मैंने 3-4 चिट्ठियां लिखी हैं कि मैं साथ में लड़ना चाहता हूं, आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा जो वो घमंड दिखा रहे हैं। अंजना जी,
अंजना जी, हमारे पास जो लोग आते हैं वो इच्छा से आते हैं, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? नीतीश जी को तो हम जबरन नहीं लाए थे ना, भाजपा वाले उनको डरा धमका रहे थे, पार्टी को खत्म करने वाले थे, तब नीतीश जी हमारे पास आए थे। तो हम किसी को लाते नहीं है, सब खुद आते हैं। दूसरी बात कि शहजाद जी बोल रहे थे हमें जातिवादी। चलिए शहजाद जी, आपको आप प्रधानमंत्री मोदी जी की किताब कर्मयोग की मैं सैर करवाती हूँ। एक पैराग्राफ में मोदी जी लिखते हैं कि वाल्मीकि समुदाय जो परंपरागत रूप से मैला ढोने और सफाई का काम करते हैं, वो लोग पता है क्यों करते होंगे? कोई स्पिरिचुअल उनको एक तरीके से एक्सपीरियंस होता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम नहीं करते। या जातिवादी सोच नहीं लगती है क्या आपको? और नेपो किड बहुत करते हैं शहजाद जी। मुझे ये बताइए, सम्राट चौधरी जी नेपो किड नहीं है क्या? शकुनी चौधरी